हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज मैं डेली साइंसेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज़ में अपना लेक्चर नंबर 29 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें हम लोग हीट यानी ऊष्मा का अध्ययन करेंगे। हमारी आज की वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नीट और जेईई प्रिपरेशंस के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की वीडियो का हीट का पहला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं। ये जो प्रश्न का चयन किया गया है, ये प्रश्न प्रवक्ता एग्जाम 2005 में पूछा जा चुका है। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न में 0 डिग्री ताप पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री ताप पर भाप में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? यानी हमें कितनी ऊष्मा देने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपस्थित बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के स्टीम में चेंज करना होगा। इसमें जो ऊष्मा की ज़रूरत है वो हमें फाइंड आउट करना है। दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास जो मटेरियल दिया गया है वो बर्फ़ दिया गया। क्या दिया गया? बर्फ़। आइस हमारे पास है। आइस कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसको हम इसके बाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में चेंज करेंगे। आफ्टर दिस हम लोग इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में चेंज करेंगे। जब हमारा पानी गर्म हो जाएगा, इसके बाद इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की स्टीम में चेंज कर लेंगे। यही हमसे पूछा गया है। इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर Q1 और Q2 और यहाँ पर Q3 तीन ऊष्माओं का मान पता चल रहा है। व्हाट इज Q1? Q1 क्या होता है? आइस से बर्फ में बदलने पर हमें जो ऊष्मा चाहिए वो हमें Q1 चाहिए। आफ्टर दिस सेकेंड प्रोसीजर में क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर हमें चाहिए उस वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में चेंज करना है। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब वाटर का हो जाएगा, आफ्टर दिस हम लोगों को देखने के लिए ये मिलेगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वाटर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में वाटर में क्या होगा, स्टीम बननी शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं किस तरह से होगा। Q1 की वैल्यू जो हमको प्राप्त होगी, Q की वैल्यू वो Q1 की वैल्यू जो प्राप्त होगी Q बराबर कितना होगा? ml। यहाँ पर m की वैल्यू जो है हमारे लिए m कितना दिया गया है? 1 ग्राम। कितना दिया गया? 1 ग्राम। और L हम जानते हैं कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 ग्राम। ये हो गया 80 प्लस Q2 की अगर बात करें तो Q2 यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर है और वाटर को वाटर में ही चेंज करना है, बस टेम्परेचर बढ़ाना है। ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं Q = ms × डेल्टा टी। इसके लिए क्या करेंगे हम, m की वैल्यू 1 इंटू स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा हम जानते हैं जल की होती है 1, और साथ ही हम जानते हैं जल के लिए डेल्टा टी कितना टेम्परेचर का डिफरेंस है? 0 to 100 यानी 100 - 0, 100 - 0। और ये Q2 की वैल्यू थी। और हम Q3 की वैल्यू की अगर बात करें तो Q3 की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। वाटर को स्टीम में चेंज कर रहे हैं यानी कि वाटर की स्टेट चेंज कर रहे हैं, उसको लिक्विड से किस में ले जा रहे हैं? वेपर में, यानी गैसियस फॉर्म में ले जा रहे हैं। यहाँ Q3 हो जाएगा ml। m का मान हमें फिर से वही मालूम है ना, 1 ग्राम ही रखेंगे। तो 1 ग्राम। और L जो है विशिष्ट ऊष्मा, जल की नहीं यूज होगी, यहाँ पर यूज होगी गुप्त ऊष्मा। स्टीम के लिए कितना होता है? 536 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमें 3 वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि जो ऑब्टेंड वैल्यू हमको रिक्वायर्ड चाहिए वो Q1 + Q2 + Q3 से फाइंड आउट होगी। 1 × 80 यानी कि 80 हो गया, प्लस 1 × 1 × 100 यानी कि ये 100 हो गया। और आफ्टर दिस अगर हम देखें तो 1 को 536 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1536 मिलता है। इसके साथ 180 + 536 जोड़ देने पर हमको मिलेगा 5 और 0 6 और 8 3 11 और 5 2 7 यानी कि 716 कैलोरी। यहाँ पर जो हमें ऊष्मा चाहिए 716 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, 716 कैलोरी ऊष्मा देने पर 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम
बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम भाप में चेंज किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, इसकी तरह अगर देखा जाए ऑप्शन ढूंढे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। यदि 10 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर के ताप पर हो, यानी कोई 10 ग्राम बर्फ है, उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, उसी ताप पर पानी में बदला जाए, यानी कि जो पानी में बदला जाए तो पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, बदला जाए। दिया हुआ क्या है, बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ये आइस के लिए गुप्त ऊष्मा है। और एंट्रोपी में परिवर्तन पूछा है। दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है कि एंट्रोपी में परिवर्तन होता है S इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। इसका मतलब होता है कि ऊष्मा में होने वाला प्रति सेकेंड जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है ना। एंट्रोपी निकालने के लिए अब हमें करना क्या है, Q बराबर हो जाएगा ml। Q बराबर ml इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जो बर्फ है वो सॉलिड फॉर्म है और जो हमारे पास वाटर है वो लिक्विड फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसमें चेंज हो जाता है, इसके अपॉन में क्या लिखना है, T लिखना है। अब इसमें m कितना दिया हुआ है, m की वैल्यू हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ग्राम, 10 ग्राम, और इंटू में L कितना दिया हुआ है, L की वैल्यू हमको 80 कैलोरी प्रति ग्राम दी हुई है। ये क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। इसके अपॉन में हमें क्या टाइम देखना है, टेम्परेचर कितना दिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हम ये सेंटीग्रेड में ना लेकर के इसको हम केल्विन में लेते हैं। किस में लेते हैं, केल्विन में। 0 केल्विन में चेंज करने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 से प्लस कर देते हैं, ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम इसको अगर कैलकुलेट करें 10 इंटू 80 को 800 कैलकुलेट करेंगे, अपान में 273 हमको प्राप्त होगा। और इसका जब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं, तो इसका वैल्यू हमको मिलता है 2.93 कैलोरी प्रति केल्विन। दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 5 लीटर बेंजीन। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, केवल सिंपल थिंकिंग पे डिपेंड करता है। 5 लीटर बेंजीन का वजन कितना होगा। हम देखते हैं कभी ऑयल लेने जाते हैं तो कभी हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वजन में लेकर आते हैं, कभी लीटर में लेकर आते हैं। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो वजन में ज़्यादा होता है, ठीक है ना, लीटर में बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो गर्मियों में बेंजीन का जो वजन है वो ज़्यादा होगा या सर्दियों में ज़्यादा होगा, सर्दियों में अधिक होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 4 ऑप्शन बताने। वजन के लिए हमने फार्मूला पढ़ रखा है W इक्वल टू mg, है ना। अब यहाँ पर हम अगर इसको ध्यान से देखें तो W इक्वल टू mg में कहीं भी टेम्परेचर का जिक्र नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी वजन तापमान पर डिपेंड नहीं करता। वजन किस पर डिपेंड करता है, G की वैल्यू पर, ठीक है, G पर डिपेंड करता है, और G कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 5 लीटर बेंजीन का जो वजन होगा, जो वेट होगा फ्रेंड, वो उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास है जो प्रवक्ता एग्जाम 2011 में पूछा गया है, स्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ घटता है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है समय के साथ नहीं बढ़ता, नहीं बदलता है, वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। इसी में ऑप्शन 4D हमारे पास लिखा हुआ है समय के साथ नहीं बदलता किंतु वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है। दोस्तों हम आपको बता दें, किसी वस्तु की स्थायी अवस्था, जब इसको अवस्था को स्थायी अवस्था बोलते हैं, उस स्थायी अवस्था का मतलब होता है कि उस वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह का अवरुद्ध हो जाना, यानी कि रुक जाना। जब उस किसी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह ना हो रहा हो, मान लिया कोई वस्तु है, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, यह मान लिया टेम्परेचर डेल्टा T है, या कोई भी टेम्परेचर है, तो इसकी में ऊष्मा का जो प्रवाह बंद हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि वस्तु के अलग अलग क्रॉस सेक्शन यानी अलग अलग पॉइंट, अलग अलग परिच्छेदों पर टेम्परेचर अलग अलग होगा, ठीक है ना। यही वस्तु का जो होता है स्थायी अवस्था कहलाता है, इसी को
स्थायी अवस्था कहते हैं। इस तरह से अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, ताप जिस पर ताप केवल धनात्मक होता है, यानी ताप का वो पैमाना, वो स्केल हमें बताना है जिस पर टेम्परेचर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। हमने बहुत सारे टेम्परेचर के स्केल पढ़ रखे हैं, डिग्री सेल्सियस पढ़ रखा है, ठीक है, केल्विन पढ़ रखा है, फ़ारेनहाइट पढ़ रखा है, डिग्री फ़ारेनहाइट में बोलते हैं, र्यूमर में पढ़ रखा है और रैंकाइन पढ़ रखा है। रैंकाइन को RA, र्यूमर को RU से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। ये सब टेम्परेचर के जो स्केल हमने पढ़े हैं, अब यहाँ पर लिखे हुए को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने डिग्री का साइन लगाकर प्रदर्शित किया है, किंतु केल्विन में डिग्री का साइन नहीं लगाया, क्योंकि केल्विन क्या करता है, किसी भी दूसरे पदार्थ की तापमान की कोटि पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए ये जब निर्भर नहीं करता है, पहली चीज़ तो ये होगी। धनात्मक क्या होता है, केवल केल्विन ही एक ऐसा स्केल है जो केवल धनात्मक होता है, इसका मान सदैव धनात्मक ही रहेगा। इस तरह से क्या हो गया, केल्विन हमारा आंसर हो गया। केल्विन हमको सी ऑप्शन में मिलता है। चलें हम इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में दोनों के ताप का प्रेक्षण, यानी कि उसका जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो होती है वो समान आती है, जबकि ताप का मान कितना है। जैसे कि अगर एक रूम है और इस रूम का टेम्परेचर हमें मेजर करना है, किसमें मेजर करना है, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है जो हमेशा बराबर आए। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसका बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन है, देखिए फार्मूला लिखते हैं, C/5 इक्वल टू F-32/9। हम जानते हैं अगर इनको बराबर रखना है तो C और F को क्या करते हैं, एक ही वैल्यू रख लेते हैं, x/5 कर लेंगे, यहाँ x-32/9 कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलेगा 9x और इधर से 5x माइनस में मिल जाएगा, 5x इक्वल टू इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 160, कितना आएगा 160। यहाँ से इसको माइनस करते हैं 9x में से 5x, तो यहाँ से मिलेगा हमको 4x इक्वल टू माइनस का 160। आफ्टर दिस अगर हम इसको देखते हैं तो हमको x की वैल्यू मिलती है -160/4। 4 जा 60 होता है, 16, एक 0 यहाँ आएगा और ये माइनस यहाँ पहुँच जाएगा। इट मीन्स अगर रूम का टेम्परेचर -40 है डिग्री, अगर रूम का टेम्परेचर -40 डिग्री है तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों स्केल्स पर ये वैल्यू कैसे होगी, समान प्राप्त होगी। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। चलें इसमें आप टिक लगा लेते हैं, अपना ऑप्शन होगा ए, -40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर डिग्रीज में साथ में सेंटीग्रेड या सेल्सियस फ़ारेनहाइट नहीं दिया होगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू आपस में बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास लिखा है, केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या होगा। दोस्तों एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमसे दोबारा पूछा जाता है, तापमान के उस बिंदु को क्या बोलते हैं जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जल का बाष्पदाब दोनों ही बराबर हो जाते हैं। तो हम आपको बताते हैं क्वथनांक ही वह बिंदु है जिस पर जल का बाष्पदाब और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाते हैं। तो क्या कहलाता है वो बिंदु, क्वथनांक कहलाता है। और जल का क्वथनांक कितना होता है जी, 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, जल का क्वथनांक होता है। उसको केल्विन में चेंज करना है। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, डिग्री सेंटीग्रेड को यानी कि 100 को 273 इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमको मिलता है 373 केल्विन। ये जो वैल्यू हमको मिलती है केल्विन में जल का क्वथनांक हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन डी सही होगा। आफ्टर दिस इसके बाद हम लोग देखते हैं चयन, प्रवक्ता चयन 2004 में पूछा गया ये प्रश्न। लिखा है, सेम द टेम्परेचर विच गिव्स ऑब्जर्वेशन ऑन र्यूमर एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज, यानी र्यूमर और फ़ारेनहाइट पर जो वैल्यू हमको समान रूप से प्राप्त होती है वो कौन सी वैल्यू होती है। तो र्यूमर के लिए फार्मूला होता है R/4 और फ़ारेनहाइट का पूछा गया, सभी लोग जानते हैं F-32/9। इसको लिखेंगे
अब दोनों का अगर हम x मान लें, सेम बराबर मान लें जैसा कि पहले किया हमने, x माइनस 32/9, इधर से करेंगे मल्टीप्लाई 9x माइनस 4x इक्वल टू 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, माइनस का यहाँ पर हमको मिल जाएगा 5x इक्वल टू माइनस का 128। यहाँ से x की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस का 128/5 हमारे पास होता है। 5 से कैलकुलेट करेंगे, 5 2 जा 10, 2 मिलेगा और 8 28 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 3 मिलेगा, पॉइंट लगाएंगे और मिलेगा हमें 5 6 जा 30 और ये माइनस का साइन आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास हमको प्राप्त हो जाती है माइनस का 25.6 डिग्री। ये जो वैल्यू है ये र्यूमर स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों पर कैसी होगी, बराबर होगी। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ 25.6 माइनस का ये। अक्सर क्या होता है कि हम लोगों से, स्टूडेंट से जो मिस्टेक एग्जाम हॉल में होती है वो ऑप्शन हमारे पास लिखे रहते हैं। मोस्टली क्या होता है कि मैं 25.6 अगर हमारे जहन में बना हुआ है और मैं 25.6 पर अगर यहाँ पर टिक लगा दिया, उसी को जाके हमने अगर टेबल में फिलअप कर दिया, गोला अगर हमने ब्लैक कर दिया, तो क्या होगा, वो क्वेश्चन हमारे लिए नॉट क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है ना। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास लिखा है 2 प्लेट्स ऑफ सेम थिकनेस एंड लेंथ। इसमें बहुत छोटी सी बात बताई गई है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, इन 4 पॉइंट पर। इन 4 पॉइंट पर हमारा ध्यान जाता है, लेकिन जो काम की बात है वो नहीं वो छुपा के बताई हुई है। लिखा हुआ है 2 प्लेट्स ऑफ द सेम थिकनेस एंड लेंथ विद थर्मल कंडक्टिविटीज K1 एंड K2। दो प्लेटें हैं जिनकी लंबाइयाँ और थिकनेस, यानी कि थिकनेस मतलब ये मोटाइयाँ और ये लंबाइयाँ, यानी कि ये जो L1 और L2 लंबाइयाँ हैं, ये T1 T2 ये हो गया, तो ये आपस में कैसी है, बराबर है। कंडक्टिविटी ऑफ K1 K2, इनकी कंडक्टिविटी जो है वो K1 और K2 है। क्या है, K1 और K2 है। लिखा ज्वाइन टुगेदर फ्रंट फॉर्म ए सिंगल प्लेट। उनको आपस में जोड़कर एक सिंगल प्लेट बनाया गया है। यहाँ पर जो जोड़ा गया है ये कौन सा फॉर्म जोड़ा गया, आपका परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है ना। इफ T1 और T2 आर टेम्परेचर्स एक्सटर्नल सरफेस फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेट्स रेस्पेक्टिवली, T1 T2 दोनों के अलग अलग टेम्परेचर हैं। आगे पूछा गया है कॉन्टैक्ट पॉइंट पर इनका टेम्परेचर कितना होगा। कॉन्टैक्ट पॉइंट पर यानी कि जो मिलने वाला बिंदु है, इस पॉइंट पर इनका टेम्परेचर कितना होगा, यानी कि इनका जो जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलती हैं वहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा। इसके टेम्परेचर के लिए मैं आपको बताऊँ, K1 K2 के लिए इसका जो, जब हम कोई दो रॉड को आपस में मिला देते हैं और मिला देने के बाद उसके बीच का जो टेम्परेचर निकालते हैं थीटा, और अगर ये थीटा है, θ1 और ये θ2 है और थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं T से, तो इसका फार्मूला हो जाता है K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। अब देखिए ये तो हमारे पास फार्मूला हो गया, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन, बहुत अच्छी सी कंडीशन दी हुई है, उसको ज़रा ध्यान से देखें। हमारे पास बताया गया था 2 प्लेट्स ऑफ द सेम थिकनेस एंड लेंथ, उनकी लंबाई और उनकी मोटाइयाँ आपस में बराबर हैं। जब लंबाइयाँ बराबर हैं तो हमें क्या करना है, L1 बराबर L2 रख देना है। ठीक है ना, रख देते हैं इसी फार्मूले में। K1 T1 L प्लस K2 T2 L अपॉन K1 L प्लस K2 L। अगर हम L को कॉमन लेंगे तो ये L आपस में सब कट जाएंगे, कॉमन कर लिया और ऊपर नीचे कट गए। ठीक है फ्रेंड। तो इसके बाद में यहाँ से जो हमें ऑब्जर्वेशन वैल्यू जो हमको मिलने वाली है, T की वैल्यू वो मिलेगी K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2। आइए देखते ये ऑप्शन हमारे पास और कहाँ है।
इसके लिए ऑप्शन ए ऑप्शन हमारे लिए सही ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है डेली साइंस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आप लोग यहाँ पर डेली साइंस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीरीज में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में आज का टॉपिक है हीट यानी ऊष्मा। ये जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं उस चैनल का ये लोगो है और चैनल का नाम है एक्सपर्ट क्लासेज बाय संजीव प्रजापति। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। हमारे चैनल पर जब आप नए हैं तो चैनल को पहले तो शेयर कीजिए, फिर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें, ठीक है। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा गतिज नियतांक नहीं है। प्रवक्ता एग्जाम 2011 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस प्रश्न में जब ऐसा पूछा जाता है ऊष्मा गतिज नियतांक या निर्देशांक नहीं है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि चार्ल्स का नियम हो, चाहे गैलुजैक का नियम हो, चाहे वैल का नियम हो, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड रहता है। P, B, T, ये 3 निर्देशांक रहते हैं। P प्रेशर को डिनोट करता है, V वॉल्यूम को डिनोट करता है, एंड टेम्परेचर T रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा, यहाँ पर प्रेशर मिल जाता है, टेम्परेचर मिल जाता है, यहाँ पर वॉल्यूम, ये मात्रा यानी आयतन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आयतन को डिनोट करता है, यानी स्ट्रेस जो है कहीं भी, यानी प्रतिबल कहीं नहीं है। तो हमारे लिए यही पूछा गया कौन सा ऊष्मा गतिज नियतांक नहीं है या निर्देशांक नहीं है, तो वो क्या है, प्रतिबल हमारा ऊष्मा गतिज निर्देशांक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास प्रवक्ता एग्जाम 2004 का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज 31 डिग्री सेल्सियस, यानी TC वैल्यू हमको दी हुई है 31 डिग्री सेल्सियस। ओबे द इट इफ गैस ओबेज वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट द वाइल टेम्परेचर विल बी। हमको वाइल टेम्परेचर पूछा है, क्या पूछा है, वाइल टेम्परेचर। तो वाइल टेम्परेचर का हमारे पास फार्मूला होता है इक्वल टू 6.75/2 इंटू TC। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.75/2 31। दोस्तों जब हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं तो क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए हमको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। 31 में 273 प्लस कर देते हैं, हमको वैल्यू मिलती है 6.75/2 और ये वैल्यू हमको मिल जाती है 304 यानी 304, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने पर ये वैल्यू हमको मिलती है यहाँ से 3.375 और इसका 304 से अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तो TV की वैल्यू हमको मिल जाती है, क्या मिलेगी, 1026। कहीं ऐसा ना हो 26 को ही लगा करके और हम यहाँ टिक लगा कर चल दें, क्योंकि ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा गया है और ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है ये केल्विन में कैलकुलेट की है। किस में, केल्विन में। और केल्विन में जो कैलकुलेट की जाती है उसको अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो 273 माइनस करते हैं। कितना करते हैं, 273 माइनस करते हैं, माइनस कीजिए तो हमको यहाँ पर मिलेगा 753 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू फाइंड आउट होती है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ये भी गलत हो गया, ये ऑप्शन तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ऑप्शन सी हमारे लिए करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रवक्ता एग्जाम 2002 में पूछा गया एग्जाम का प्रश्न लिखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन, यानी कि स्थिर आयतन थर्मोमीटर किस पर डिपेंड करता है। स्थिर आयतन थर्मोमीटर आर्किमिडीज का सिद्धांत, बैल का सिद्धांत, चार्ल्स का सिद्धांत और पास्कल का सिद्धांत किस पर डिपेंड करता है वो हम बताएंगे। हमने पढ़ा हुआ है कि आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। ये नियम जो है चार्ल्स का नियम है। किसका नियम है, चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स ने B और T को लेकर के हमको नियम दिया और बताया आयतन सदैव परम ताप के समानुपाती होता है, ऐसा बताया। तो ये किसके समान हो गया, चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग सही हो गया, ठीक है।
यहाँ पर ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न दो, प्रवक्ता एग्जाम 2002 में पूछा गया प्रश्न, एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो बिकम ट्रिपल, यानी किस टेम्परेचर पर आइडियल गैस यानी आदर्श गैस का आयतन जो है वो 3 गुना हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब हम बताते हैं, अभी हमने वेलचार्ज का नियम पढ़ा, देखा था वॉल्यूम अब किसके परमताप के समानुपाती होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही नियम फॉलो करेंगे, V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक है ना, अगर V1 क्या है, पहले V1 में B है और V2 कहता है ट्रिपल हो जाता है, यानी कि V अपॉन 3V हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू टेम्परेचर पूछा गया है, पहला टेम्परेचर मान लिया T है, तो अगला टेम्परेचर क्या हो गया T2। T2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर, गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T1 की वैल्यू हमको दी हुई है, कितना दिया, T1 की वैल्यू हमको, T1 की वैल्यू दी हुई है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 प्लस 273 यहाँ पर हम रख लेते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे तो V से B कैंसिल हो जाएगा और 273 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें T2 की वैल्यू दोस्तों यहाँ से मिल जाती है। T2 की वैल्यू हम 819 यानी कि 819 केल्विन। अब हमारा ऑप्शन देखना है, 819 केल्विन कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। 819 लिखा तो है लेकिन वो डिग्री सेल्सियस में लिखा है, ये सही आंसर नहीं है। अब हमें क्या करना है कि 819 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, यानी 819 माइनस 273, कितना 273, इसका आंसर हो जाएगा 546 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा सही ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन अगर हम ढूंढें तो कहाँ, ये दोनों भी गलत ऑप्शन है हमारे लिए, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखें फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, एक ठोस लोहे को गर्म किया जाता है, निम्नलिखित में से किस राशि में न्यूनतम परिवर्तन होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है इसमें कौन सी राशि है किसमें सर्वाधिक परिवर्तन होगा, और कभी पूछा जाता है कि कौन सी राशि है जिसमें परिवर्तन नहीं होगा यानी वृद्धि नहीं होगी। तो न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि पूछा है, क्या न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि, अगर ये कमी पूछता तो हमारे लिए भी ऑप्शन था, वृद्धि पूछा है तो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इनमें जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, RAV के अकॉर्डिंग होती है, किसके होती है, RAV। ये याद करने का एक ट्रिक है, ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि R रेडियस को डिनोट करता है, A क्षेत्रफल को डिनोट करता है, V वॉल्यूम को डिनोट करता है, और ये इस तरह से एक ऑर्डर बन जाता है। यानी कि जब किसी ठोस गोले को गर्म किया जाता है तो उसकी रेडियस सबसे कम प्रभावित होती है, यानी उसकी जो वृद्धि होती है रेडियस में सबसे कम वृद्धि होती है, इससे ज़्यादा उसका क्षेत्रफल बढ़ता है और उससे भी ज़्यादा उसका आयतन बढ़ता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इस प्रश्न का अगर आंसर देखें तो यहाँ पर हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियस। रेडियस में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कैसे होगी, सबसे कम होगी, और सर्वाधिक वृद्धि किस में होगी, आयतन में होगी। इसका जो अनुपात अगर कभी कभी पूछा जाता है तो वो भी 1:2:3 रहता है। ठीक है, अगर हमसे प्रश्न में पूछा जाए कि न्यूनतम प्रतिशत कमी यानी कमी किस में होगी, घनत्व का क्या रोल है यहाँ पर, डेंसिटी बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ती नहीं है कभी भी। डेंसिटी क्या है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटती है, डेंसिटी घटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे सामने लिखा हुआ है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर एक गोलीय कोटर है, यदि गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या होगा। प्रवक्ता एग्जाम 2009 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है। मैं आपको बता दूं, किसी भी धातु की गोलीय ठोस गेंद को गर्म किया जाता है और उस पर एक समकेंद्रीय कोटर बना हुआ है। कैसा कोटर, समकेंद्रीय, जैसे कि ठोस गेंद और कोटर दोनों का केंद्र कैसा समान है, एक ही हो, उसको समकेंद्रीय कोटर कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो गर्म करने पर इसका जो गोलीय कोटर होता है, इसके आयतन में हमेशा सदैव वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, आयतन में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाता है करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न पूछा हुआ है, निम्न बेलनाकार छड़ों में से किन से अधिकतम ऊष्मा का प्रवाह होगा, उनके किनारों के बीच समान तापांतर दिया हुआ है। ये पीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न हमारे टीजीटी एग्जाम्स में बनते हैं। इसमें जो कैलकुलेटिंग प्रश्न होते हैं वो पीजीटी एग्जाम्स के लिए बनते हैं और एलटी एग्जाम्स के लिए भी यही प्रश्न होते हैं। ठीक है मित्र, चले हम लोग आगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, QA/L। इसका जो ऊष्मा की प्रवाह जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ऊष्मा क्षेत्रफल अपॉन L। और क्षेत्रफल किसको डिनोट करेगा, ये πr²/L। यहाँ पर पाई एक हम जानते हैं ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो किसके पे डिपेंड करने वाला, Q डिपेंड करने वाला है केवल R पर और L पर। L लंबाई कितना होगा, रिवर्स में है तो लंबाई कम होनी चाहिए। R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो क्षेत्रफल जो होता है यानी रेडियस होता है ज़्यादा होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पर ये लंबाइयाँ दी गई हैं, ये त्रिज्या दी हुई है, तो त्रिज्या न्यूनतम किसकी है, त्रिज्या अधिकतम चाहिए, अधिकतम त्रिज्या यहाँ पर है और यहाँ पर है। इन दोनों में लंबाइयाँ सबसे कम किसकी, लंबाई है यहाँ पर कम, यानी ऑप्शन बी हमारे लिए सही आंसर होगा। ठीक है मित्र, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है, किसी आदर्श गैस को जो कि एक अचालक संग्राहक में रखा गया है मुक्त रूप से निर्वात में फैलने दिया जाता है, निम्न में क्या संभव है। मैं आपको बताऊं, अचालक संग्राहक में जब किसी गैस को मुक्त रूप से निर्वात में फैलने दिया जाए, यानी कि एक ऊष्मा है और दूसरा एक कोटर है, यहाँ से ऊष्मा है इस तरफ जा रही है, तो उसमें क्या, जब कैसे जा रही हो वो लिखा हुआ है यहाँ पे मुक्त रूप से। और जब मुक्त रूप से दिया जाता है, जब फैलने दिया जाए मुक्त रूप से, तो क्या होता है, उसके आंतरिक ऊर्जा में कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होती, यानी इंटरनल एनर्जी में नो चेंज, कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। लिखा है, द थर्मल कंडक्टिविटी K और विस्कोसिटी N ऑफ आर रिलेटेड एज, यानी कि चालकता K और श्यानता N यानी ईटा, यहाँ पर N लिखा है, ये क्या होगा, ईटा होगा, ये श्यानता ईटा में संबंध है। अब चालकता K और ईटा में संबंध बताना है, क्या होगा। तो चालकता के ईटा में संबंध बताने के लिए हमें इन दोनों के फार्मूले लिखने हैं, mb/cb अपॉन लिखा है 3√2πd²। ठीक है, और इसके लिए ईटा के लिए वैल्यू हमको मिलती है mb/अपॉन 3√2πd²। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो mb से mb कैंसिल, नीचे वाले पोर्शन से नीचे वाला पोर्शन कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो K अपॉन ईटा जो है ये स्थिर आयतन पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा के बराबर हो जाता है। ठीक है, C के बराबर K CV के बराबर हो जाता है। ये हमको चालकता K और श्यानता N के में संबंध प्राप्त हो गया। कहाँ पर लिखा इसका ऑप्शन अगर ढूंढें, K अपॉन N यानी ईटा या N जो भी है इंटू इक्वल टू CV, हमारा पहला आंसर यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट प्रश्न पर। समांतर क्रम में जुड़े चालकों के तुल्य ऊष्मा चालकता है। समांतर क्रम में सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि समांतर क्रम में कैसे जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम का मतलब होता है इस तरह से जुड़े होना। अगर कोई वस्तु पार्श्वीय रूप से इस तरह से जुड़ी हुई है तो वो समांतर क्रम में है। अगर एंड टू एंड कोई वस्तु जुड़ी हुई है यानी एक सिरे पर जुड़ती है तो सीरीज में यानी श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। ये कौन सा क्रम होगा, समांतर क्रम। समांतर क्रम में जब दो वस्तुएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं तो उनके लिए ऊष्मा चालकता K का फार्मूला होता है K बराबर K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2।
जहाँ K1 और K2 जो हैं दोनों ही वस्तुओं के अपनी ऊष्मा चालकताएँ होती हैं, और A1 A2 जो होते हैं उनके जो परिच्छेद क्षेत्रफल जो आपस में मिल रहे होते हैं उनका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसके लिए A1 और इसके लिए A2। यही फार्मूला हमारा तुल्य ऊष्मा चालकता का फार्मूला हो जाता है। ऑप्शन में देखें तो हमारा इसका ऑप्शन ए, K इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास प्रवक्ता चयन परीक्षा 2003 और PCS प्री 2006 में पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एग्ज़ाम जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो इसीलिए रिपीट होते हैं क्योंकि वो ये कैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहते हैं, किसी भी एग्जाम में कभी भी आते हैं। यहाँ पर क्या है, जब हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज वुड बी मोस्ट डिजायरेबल फॉर ए कुकिंग पॉट। कुकिंग पॉट मतलब खाना बनाने वाले बर्तनों के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी कौन सी रहती है, यानी कि हाई कंडक्टिविटी। उसकी कंडक्टिविटी यानी उसका ऊष्मीय चालकता कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, यानी उच्च ऊष्मीय चालक होना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। दिखा ना, दो ऑप्शन मिल जाते हैं। और स्पेसिफिक हीट यानी उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं निम्न स्तर की होनी चाहिए, लो। यहाँ पर हाई हो जाता है, ये नहीं, ये गलत हो गया और ये सही हो गया, ये लो ऑफ स्पेसिफिक हीट दिया है। ठीक है, इस तरह से इन दो को भी हम लोग नेग्लेक्ट यहाँ से कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, प्रवक्ता एग्जाम 2002 में पूछा गया। लिखा है ए मेटल रॉड इज हीटेड एट इट्स बोथ एंड। एक मेटल रॉड है और इसको दोनों ओर से टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, हीट किया जाता है। इन द मेटल रॉड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। मेटल की रॉड डिपेंड करती है, उसका टेम्परेचर किस पर डिपेंड नहीं करता। फार्मूला होता है इसका Q अपॉन T, यानी ऊष्मा का प्रवाह। क्या होता है इसका फार्मूला, KE T2 माइनस T1 अपॉन T। ये इसका फार्मूला होता है। ये क्या है, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब हम इस फार्मूले को अक्षर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो इसमें देखें तो लिखा है द सरफेस एरिया ऑफ द रॉड। भाई सरफेस एरिया तो है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, मास आगे लिखा टाइम, टाइम पे भी डिपेंड करेगा। ये यहाँ पे टाइम, ये देखा ना, ये टाइम, ये वाला टाइम, सॉरी ये टाइम है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, आफ्टर दिस अगर हम देखते हैं कि द टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर पे भी डिपेंड है। मास ऑफ द रॉड, हम यहाँ पर देखते हैं तो ये रॉड के मास यानी उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, लिखिए तो पूछा था मेटल रॉड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करता, मास पर डिपेंड नहीं करता। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर आज के इस प्रश्न के लिए हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मास ऑफ द रॉड। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नियम से ली गई है। क्या, द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई आर, यानी किसमें से किन नियम के अनुसार ताप की अवधारणा दी जाती है वो हमें बताना है। ताप की अवधारणा गतिज ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम से दी जाती है। किसके, शून्यवें नियम। शून्यवां नियम क्या कहता है, शून्यवां नियम ये कहता है कि कोई दो वस्तुएं A और B किसी तीसरी वस्तु C के साथ साम्यावस्था में हैं तो A और B भी आपस में साम्य की अवस्था में होंगी। आई बात समझ में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यदि A अलग अलग B और C के साथ ऊष्मीय संतुलन में है, किसमें, ऊष्मीय संतुलन में है, B और C आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगी। देखिए वही बात है जो मैंने इससे पहले आपको ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम में बताया था। इसमें बताया गया A और B क्या है, A और B अलग अलग कोई C के साथ कैसे हैं, ऊष्मीय संतुलन में है, B और C भी आपस में कैसे होंगे, ऊष्मीय संतुलन में होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम यानी जीरोथ लॉ कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारी
आज के टॉपिक्स का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न में देखें लिखा हुआ है दो क्षण जिनकी लंबाइयाँ 11-12 ना होकर के यहाँ पर मिस्टेक है, इसको कैलकुलेट अगर देखें तो ये L1 L2 है, ठीक है ना। इनकी लंबाइयाँ L1 L2 है, रेखीय प्रसार गुणांक A1 A2, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कर लीजिएगा। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है ना। हम आपको बता देते हैं, हमने पढ़ा है अल्फ़ा बराबर यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T, ये पढ़ा है ना। तो इसमें से अगर डेल्टा T को निकाल देते हैं, L के साथ में देखते हैं तो अल्फ़ा किसके बराबर हो जाता है, अल्फ़ा समानुपाती हो जाता है 1/L के, ठीक है। इसे अल्फ़ा 1 ले लें, इसे अल्फ़ा L1 ले लें तो अल्फ़ा 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/L2 के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अपॉन में अगर दोनों को कर लेते हैं तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाता है कि अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2 इक्वल टू क्या हुआ, L2 अपॉन L1। ये रिलेशन हमको प्राप्त होता है। ऐसा कोई रिलेशन लिखा है यहाँ पर, इस तरह से कोई रिलेशन नहीं लिखा। जो रिलेशन लिखा है उसमें L1 पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो L1 पहले करेंगे, उसको उल्टा कर दीजिएगा ना, तो हमको मिलेगा L1 अपॉन L2 इक्वल टू अल्फ़ा 2 अपॉन अल्फ़ा 1। ये हमारे लिए पहला ऑप्शन हो जाता है। पहले ऑप्शन की टाइपिंग मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो A लिखा गया है, A अल्फ़ा को डिनोट करता है, किसको, अल्फ़ा को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हमने आज के सेशन के सारे प्रश्न कर लिए। आपको हमारा जो सेशन था यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब करें आपका, और आज का हीट का ये पहला सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो समय से मिल सके, नोटिफिकेशन भी समय से मिले। और हमारा ये टॉपिक हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग साइंस में डेली साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज को पढ़ रहे हैं। ये सीरीज आपको एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें काफ़ी हेल्प करने वाली है, और स्पेशली ये TGT PGT LT ग्रेड एग्जाम्स के लिए तैयार की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।